क्वेश्चन में पूछा है मैटरनल ऑफ एंटीबॉडी विच क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। मदर की कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को आसानी से पार कर जाती है? IgA, IgG, IgM, IgE। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है IgG। जो यानी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि प्लेसेंटल बैरियर को आसानी से पार कर जाती है, तो जो प्लेसेंटल बैरियर को जो पार कर जाती है वो कौन कर जाती है? IgG। ठीक है। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि IgA एंटीबॉडी किस में पाया जाता है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि IgA एंटीबॉडी ये पाया जाता है कोलेस्ट्रॉम में। ठीक है। कोलेस्ट्रॉम का मतलब जानते हो, जो मदर का फर्स्ट मिल्क निकलता है आफ्टर डिलीवरी के बाद में, जो फर्स्ट मिल्क निकलता है उसके अंदर पाया जाता है कौन? IgA। ठीक है, IgA। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर बात करेंगे अपन, तो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है IgG है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फाउंड IgM इन कोर्डोसिंथेसिस ऑफ सैंपल इंडिकेट ऑफ। कोर्डोसिंथेसिस की जांच में IgM का पाया जाना इंगित करता है इंट्रायूट्राइन डेथ, प्रीमेच्योरिटी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। तो किसको इंडिकेट करता है? IgM का पाया जाना। कोर्डोसिंथेसिस क्या होता है सबसे पहले आपको समझा देता हूं मैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। मैं आपको एक कोर्डोसिंथेसिस के बारे में बता देता हूँ। कोर्डोसिंथेसिस क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, ठीक है, जो यूट्रस होता है उसके अंदर क्या होता है? बेबी होता है। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड से सैंपल लिया जाता है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जो सैंपल लिया जाता है उसे कहते हैं अपन कोर्डोसिंथेसिस। यानी कि अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है वहाँ से सैंपल लिया जाता है उसे कहते हैं अपन कोर्डोसिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि कई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कोर्डोसिंथेसिस का प्रोसीजर किया जाता है। तो अगर इसके अंदर, इस सैंपल के अंदर IgM एंटीबॉडीज अगर पाई जाती है तो ये किसको इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है अंतः गर्भाशयी संक्रमण को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की बात करें अपन यहां पर, थिन हेयर्स फाउंड ऑन फीटस स्किन आफ्टर 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज। फीटस स्किन पर 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद पाए जाने वाले हल्के भूरे पतले बाल कहलाते हैं। वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स अल्बोसा, लेनुगो, नन ऑफ दीज। तो क्या कहते हैं उसे अपन? जो फीटस स्किन होती है 16 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद पाए जाते हैं हल्के भूरे बाल, उसे क्या कहते हैं अपन? तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा लेनुगो। ठीक है, उसे कहते हैं अपन लेनुगो। वर्निक्स कैसियो किसे कहते हैं अपन? जो फीटस होता है उसके ऊपर, जो फीटस होता है उसके ऊपर चीजी वाइट, ठीक है, चीजी वाइट लेयर होती है, चीजी वाइट लेयर होती है, उसे कहते हैं अपन वर्निक्स कैसियोसा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें अपन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम ऑफ फीटस इज नोन एज। ठीक है, ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम ऑफ फीटस इज नोन एज। फीटस के राइट और लेफ्ट एट्रियम के मध्य छिद्र कहलाता है फोरामेन मैगेंडा, फोरामेन मैगुनम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओडी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है फोरामेन ओवेल। ठीक है, क्या कहते हैं उसे अपन? फोरामेन ओवेल कहते हैं। जो फीटस का हार्ट होता है, फीटस का हार्ट कैसे होता है? ऐसे होता है फीटस का हार्ट। तो फीटस के हार्ट के अंदर राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट और जो लेफ्ट चैम्बर होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होती है? ऐसे ओपनिंग पाई जाती है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ऐसे ओपनिंग पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन? फोरामेन ओवेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन? फोरामेन ओवेल कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है फोरामेन ओवेल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन की बात करें अपन, विच रेशियो इंडिकेट फीटल लंग्स मैच्योरिटी। निम्न में से किसका अनुपात फीटल फेफड़ों की मैच्योरिटी को प्रदर्शित करता है? एल्बम, ग्लोबुलिन, लेसिथिन, स्पिंगोमाइलिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल। तो किसका रेशियो
लंग्स फीटल लंग्स मैच्योरिटी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है वो है लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन। जो लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन है इसका लेवल अगर नॉर्मल इसका लेवल 2:1 है तो इसका मतलब फीटस के लंग्स कंप्लीट मेच्योर है। ठीक है, ऐसे अपन एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर देखते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके अंदर चेक किया जाता है, अगर 2:1 रेशो है किसका, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का, तो इसका मतलब फीटस के लंग्स मेच्योर है। अगर ये रेशो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फीटस के लंग्स इमेच्योर है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ इंफीरियर वेना केवा। क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, अम्बिलिकल सिरा का ऑक्सीजनेटेड रक्त किस वाहिनी द्वारा इंफीरियर वेना केवा के डीऑक्सीजनेटेड रक्त से मिल जाता है। डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टरियोसस, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे फ्रेंड्स सही आंसर है वो है डक्टस वेनोसस। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो फीटस होता है, फीटस के अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये क्या है, ये प्लेसेंटा है और यहाँ पर क्या है, अम्बिलिकल कोड है। तो अम्बिलिकल कोड में कितनी होती है, 2 तो आर्टरी होती है और 1 वेन होती है। सपोज करो ये फीटस है, ठीक है, ये फीटस है, तो यहाँ पर क्या है, ये इन्फीरियर वेना क्या हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, लीवर है और यहाँ पर है हार्ट। ठीक है, ये फीटस है। यहाँ पर जो अम्बिलिकल कोड, यहाँ पर क्या होता है, जो अम्बिलिकल यानी कि अम्बिलिकल में अम्बिलिकल कौन सी, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन ध्यान में रख लेना, अम्बिलिकल वेन है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा होता है इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो अम्बिलिकल वेन होती है ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा के यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा से जुड़ जाती है और किस जगह जुड़ती है, लीवर के यहाँ पर जुड़ती है और उसे क्या कहते हैं अपन, डक्टस वेनोसस। क्या कहते हैं उसे अपन, डक्टस वेनोसस, ध्यान में रख लेना, उसे कहते हैं अपन डक्टस वेनोसस। जो यहाँ पर जुड़ती है उसे कहते हैं अपन डक्टस वेनोसस। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पर, पहला वाला। ये एक और इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रख लेना कि जो अम्बिलिकल वेन होती है उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है उनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, जो आर्टरीज होती है उनके अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अपना फ्रेंड्स सही आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पर, डक्टस वेनोसस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है फोरामेन ओवल इज क्लोज आफ्टर डिलीवरी बट इट क्लोज एनाटोमिकल इन। ठीक है, फोरामेन ओवल जन्म के तुरंत बाद बंद हो जाता है, लेकिन यह एनाटोमिकल रूप से कब बंद होता है। अभी मैंने आपको बताया था फोरामेन ओवल के बारे में, तो कब बंद होता है, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर है 1 ईयर। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सब फीटस का हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट में क्या है, यहाँ पर क्या है, फोरामेन ओवल होता है, किसके बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं अपन फोरामेन ओवल। ठीक है, तो ये जो फोरामेन ओवल है, ये जो फोरामेन ओवल है जन्म के तुरंत बाद ही क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर बात करें अपन किसकी, एनाटॉमिकल तौर पर, तो ये 1 ईयर की एज पर ये क्लोज होता है। कब होता है ये, 1 ईयर की एज पर क्लोज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर डिलीवरी द अम्बिलिकल वेन कन्वर्ट इन लिगामेंट इज नोन एज। जो अम्बिलिकल वेन है वो किस लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाती है। जन्म के पश्चात अम्बिलिकल शिरा किस लिगामेंट में परिवर्तित हो जाती है, लिगामेंटम फोविया, लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम आर्ट्रोसम, लिगामेंटम टेरिस। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि जो अम्बिलिकल सिरा है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। बात कर रहे हैं यहाँ पर अम्बिलिकल सिरा, जो बेबी होता है, जैसे मान लो ये बेबी है
ठीक है। अब यहाँ पर ये बेबी है और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये बेबी है और यहाँ पर होती है अम्बिलिकल कोड। क्या होती है यहाँ पर? अम्बिलिकल कोड होती है, अम्बिलिकल कोड होती है। लेकिन जब क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है तो यहाँ से अम्बिलिकल को कट कर दिया जाता है और जो अम्बिलिकल कट होने के बाद में जो इसके अंदर अम्बिलिकल कोड के अंदर यहाँ पर जो बचता है वो कौन सी क्या बचता है? यहाँ पर अम्बिलिकल वेन भी रहती है। तो जो अम्बिलिकल वेन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो हो जाती है लिगामेंटम ऑफ टेरिस। ठीक है, समझ में आ गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिगामेंटम टेरिस। देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि मान लो लिगामेंटम टेरिस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिगामेंटस टेरिस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, हार्ट बीट्स ऑफ न्यूबॉर्न इज, नवजात शिशु की हृदय की धड़कन कितनी होती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। 75 बीट्स पर मिनट, 90 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट, 120 to 140 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 120 से 140 बीट्स पर मिनट। जो न्यू बोर्न होता है, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? न्यू बोर्न की। ठीक है, न्यू बोर्न की। अगर यही आपका आ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि फीटस की कितनी होती है, तो फीटस की कितनी होती है फ्रेंड्स? फीटस की जो होती है 120 से लेकर 160 तक। ठीक है, कितनी होती है? 120 से लेकर 160 तक। किसकी है? फीटस की है। लेकिन यह बात करें किसकी? न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न जानते हो ना, जिसकी अभी डिलीवरी हुई है ना, नवजात शिशु, तो उसकी होती है 120 से 140 बीट्स प्रति मिनट। चलते हैं नेक्स्ट। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड विद फीटोस्कोप। फीटल की हृदय की धड़कन का फीटोस्कोप से कब पता लगाया जा सकता है? 18 से 20 सप्ताह, 12 से 12 वीक्स, ठीक है, 16 वीक्स, 10 to 12 वीक्स, 20 to 26 वीक्स। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? कब पता लगा जा सकता है? यहाँ पे जो सही आंसर है वो है, क्या है यहाँ पर? यहाँ है 18 से 20 वीक्स। दोस्तों फीटोस्कोप आप जानते होंगे, फीटोस्कोप ऐसा होता है, फीटोस्कोप, ठीक है, फीटोस्कोप ऐसा होता है, इससे 18 से 20 सप्ताह के गर्भ में हम क्या है, फीटल की साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलप्ड एट, संपूर्ण प्लेसेंटा कब बन जाती है? 3rd मंथ, 4 मंथ, 26 वीक्स, 2 मंथ। तो कब बन जाती है कंप्लीट प्लेसेंटा? यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में, जो कंप्लीट प्लेसेंटा के बारे में पूछा है, तो कब बन जाती है? यहाँ पर सही आंसर है वो है 3rd मंथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, अपना सही आंसर रहेगा होगा 3रा महीना। दोस्तों जो प्लेसेंटा है वो 6 वीक्स से बनना स्टार्ट होती है और कब तक? 12 वीक्स तक वो कंप्लीट बन जाती है। कब कब बन जाती है? 12 वीक्स या 3 मंथ तक वो क्या है, कंप्लीट बन जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें अपन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज वेट 60 ग्राम, इट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, बिना गर्भावती के गर्भाशय का वजन 60 ग्राम होता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका 60 ग्राम वजन होता है और वो प्रेगनेंसी के दौरान कितना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहाँ पे सही आंसर है कौन, कितना रहेगा? 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1000 ग्राम, 300 ग्राम। सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 1000 ग्राम। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर? 1000 ग्राम होगा। 1000 ग्राम यूट्रस का वेट हो जाता है किसके दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जो मसल्स होती है उसमें क्या होने लगती है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है, इसलिए इसका वजन कितना हो जाता है?
1000 ग्राम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है डार्कनेस ऑन फेस, चीक्स एंड आई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। गर्भावस्था के दौरान गाल, आंख व चेहरे पर काले धब्बे हो जाते हैं, वे कहलाते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, क्लोज्मा ग्रेविडम, एस्टीरिया ग्रेविडम, लीनिया नाइग्रा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहाँ पे फ्रेंड्स सही आंसर है वो है अपना है क्लोज्मा ग्रेविडम। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये फेस होता है, फेस पर जो फेस होता है, फेस पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बटरफ्लाई लाइक रेशेस बन जाते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन? इसे कहते हैं अपन क्लोज्मा ग्रेविडम। यहाँ पर ये भी एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है, कितनी 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी होती है, मोस्टली उस टाइम पर ऐसे दिखाई देने लगते हैं। अगर हाइपर एमेसिस ग्रेविडम की बात करें तो ज़्यादा उल्टियाँ होना, जो प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा उल्टियाँ होती है, उसे कहते हैं अपन हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। एस्टीरिया ग्रेविडम की बात करें अपन तो इसमें क्या होता है, आपने देखे होंगे जो स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं। जैसे कि मान लो कहाँ पर बन जाते हैं स्ट्रेच मार्क, जैसे कि मान लो ये लेडी है, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेच मार्क, ऐसे स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? एस्टीरियाई ग्रेविडम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अपन उसे? एस्टीरियाई ग्रेविडम कहते हैं। बात करें अपन लीनिया नाइग्रा की, तो लीनिया नाइग्रा क्या होता है, जो जिफोइड, कहाँ पर? जिफोइड से सिम्पाइसिस प्यूबिस तक ब्लैक वाइट लाइन बन जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन? डार्क लाइन बन जाती है, उसे कहते हैं अपन लीनिया नाइग्रा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एस्टीरिया ग्रेविडम, ये हो गया लीनिया नाइग्रा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डार्क धब्बे बन जाते हैं उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसे अपन? क्लोज्मा ग्रेविडम। तो यहाँ पर सही आंसर है वो अपना है बी वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल एक्स्ट्रा वेट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट महिला का अतिरिक्त कितना वजन कितना वजन, ठीक है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, कितना वजन बढ़ जाता है? 5 kg, 10 kg, 11 से 12 kg, 16 kg। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 11 से 12 kg। ठीक है फ्रेंड्स, 11 से 12 kg है। देखो कैसे बढ़ता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रेगनेंसी को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं, पहला 3, दूसरा 3 और तीसरा वाला 3। टोटल कितना महीना हो गया? 9 महीना हो गया। तो कहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले महीने में यानी पहले 3 महीने में 1 kg बढ़ता है, फिर नेक्स्ट वाले में 5 kg बढ़ता है, फिर नेक्स्ट वाले में 5 kg बढ़ता है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 11 kg। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग इज डन एट। कोरियोनिक विलाई का सैंपल लिया जाता है 9 to 12 वीक्स, 24 वीक्स, 20 वीक्स, 32 वीक्स। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा 9 to 12 वीक्स। ठीक है, देखो कोरियोनिक विलाई जो सैंपलिंग है वो किस लिए लिया जाता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। कोरियोनिक विलाई सैंपल क्रोमोसोमल और कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ को पता लगाने के लिए लिया जाता है। जो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ होती है उसे पता लगाने के लिए लिया जाता है। जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा की कोरियोन से क्या है, एक थिन निडल से वहाँ से जो कोरियोन का सैंपल लिया जाता है, वहाँ से कोरियोन के टिश्यू को लिया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अपना? पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मोर इंक्रीजेज वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन द लास्ट मंथ्स इट इंडिकेट ऑफ। ठीक है,
गर्भावस्था में अंतिम महीनों में अधिक वजन का बढ़ना किसका सूचक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा है मोर इंक्रीजेज वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन लास्ट मंथ इट इंडिकेशन ऑफ, ठीक है, प्रीमेच्योरिटी, प्री एक्लेम्शिया, इंट्रायूटेराइन डेथ, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो क्या है यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर है वो है प्री एक्लेम्शिया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा है कि अंतिम महीनों में, ठीक है, अंतिम महीनों में किसका बढ़ जाना? वेट का बढ़ जाना। तो ये किसका सूचक है? ये है प्री एक्लेम्शिया का। दोस्तों मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज बताने वाला हूँ। देखो वजन क्यों बढ़ता है, इसका कारण क्या होता है कि प्री एक्लेम्शिया की जो कंडीशन होती है, प्री एक्लेम्शिया की जो कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या है, यूरिन के अंदर प्रोटीन निकलने लग जाता है। क्या निकलने लग जाता है? इसके अंदर प्रोटीन निकलने लग जाता है। और प्रोटीन निकलने की वजह से क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है ब्लड का, और बॉडी के अंदर क्या होने लग जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है। ध्यान रख लेना, बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। जब सूजन आएगी यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली वेट इंक्रीज होगा। क्या होगा, इसकी वजह से वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर पहला वाला अपना आंसर जो क्या है, यहाँ पर बी वाला सही है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन इज कॉल्ड, ठीक है, अंडोत्सर्ग के दौरान जो दर्द होता है उसे कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डिस्मेनोरिया, पिकास्किस साइन, मेल्टेजमर्ज, ठीक है, मेल्टेजर्ज, नन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर बात किया है तो यहाँ पर सही आंसर होगा, वो होगा मेल्टेजमर्ज साइंग। ठीक है, ड्यूरिंग ओवुलेशन के दौरान क्या होता है, पेन होता है, तो उसे कहते हैं अपन मेल्टेजमर्ज साइंग कहते हैं अपन। देखो डिस्मेनोरिया का मतलब क्या है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान पेन होता है उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो अपना है सी वाला सही आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिलीवरी के समय प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? 600 ग्राम, 1000 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम। तो डिलीवरी के समय प्लेसेंटा का वजन कितना होता है? यहां पे सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहां पे सही आंसर है वो है 500 ग्राम। जब डिलीवरी होती है, यानी कि जो मैच्योर प्लेसेंटा की अगर बात करें अपन, तो मैच्योर प्लेसेंटा का जो वजन होता है वो कितना होता है, 500 ग्राम वजन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है प्लेसेंटा पार्ट ओरिजिन ऑफ फीटस इज अबाउट। प्लेसेंटा का कितना भाग भ्रूण से बनता है? 1/6, 4/5, 7/4, 1/2। तो कितने पार्ट से प्लेसेंटा बनती है? तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है 4/5। दोस्तों जो प्लेसेंटा होती है ये यानी कि यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा होती है, मैं आपको बताता हूं यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा होती है वो कितने भाग से बनती है। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है, तो जो ये प्लेसेंटा है ये 4/5, ठीक है, 4/5 यानी कि 80% भाग इसका किससे बनता है? बेबी से बनता है। जैसे ये प्लेसेंटा है तो ये किससे 80% तो किससे बनती है? फीटस से बनती है, और 20% किससे बनती है? मदर से बनती है। तो ध्यान में रख लेना, 4/5 की जगह आपसे 80% भी पूछा जाए तो ये वो भी अपना कौन सा सही है? 4/5 सही है, या फिर 80% अपना सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम। प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है? कोरियन फंडोसम, डेसिडुआ बेसिलिस, फीटल कंटेंट, ऑल ऑफ अबोव, उपरोक्त सभी। तो किससे होता है प्लेसेंटा का निर्माण? यहां पे सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहां पे सही आंसर है वो है डी वाला। देखो जो प्लेसेंटा होती है, मैंने अभी आपको बताया था प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है, हम बात करें प्लेसेंटा का निर्माण की, तो ये यहां पर जैसे यूट्रस होता है, यूट्रस की अगर बात करें ऐसे यूट्रस, और यूट्रस के अंदर होती है क्या होती है? यहां पर होती है प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्लेसेंटा होती है फीटस से अटैच
होती है, जो यूट्रस होता है उसके अंदर होती है प्लेसेंटा। तो इसका जो निर्माण है वो किस किस से होता है, देखो ये तो फीटस से हो गया, ठीक है, फीटस कंटेंट से हो गया, वो भी कितना सबसे ज्यादा 80% भाग तो फीटस से बनता है। इसके बाद बात करें अपन कितना 20% भाग किससे बनता है, ये बनता है डेसिडुआ बेसिलिस से। और कोरियन फंडोसम भी किसका पार्ट है, फीटल का कंटेंट का ही पार्ट है। तो यहां पर आएगा उपयुक्त सभी। समझ में आ गया आपको। जो प्लेसेंटा है उसका निर्माण की बात करें अपन यहां पर, तो प्लेसेंटा का जो निर्माण है वो किस किस से होता है, कोरियन फंडोसम से होता है, डेसिडुआ बेसिलिस से होता है और फीटल कंटेंट से होता है। तीनों मिलके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। वो तीनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, प्लेसेंटा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहां पर पूछा है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन इज कंप्लीटेड ऑन डे, ठीक है, 10th डे, 11th डे, 8th डे, 5th डे। तो कब कंप्लीट होता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर है वो है 11th डे, ठीक है। 11वें दिन पर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं अपन, जब एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है उसे कहते हैं अपन इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो जो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन होता है, सॉरी एम्ब्रियो नहीं, फर्टिलाइज ओवम, ठीक है, जो फर्टिलाइज ओवम है वो किसके अंदर, यूट्रस की जो वाल होती है यूट्रस की, वो भी कौन सी, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाता है तो उसे कहते हैं अपन इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। तो यहां पर सही आंसर है वो है 11वें दिन पर, ठीक है। वैसे 10 और 11 दिन पर होता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 10 भी है और 11 भी है तो फिर आपको 11 दिन लगाना है, ठीक है। ऑप्शन में अगर 11 नहीं है तो फिर आपको 10 दिन लगाना है। यहां पर जो सही आंसर है वो है 11 डे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है प्लेसेंटा फॉर्मेशन इज स्टार्टेड ऑन, प्लेसेंटा का निर्माण कब शुरू होता है, 6 सप्ताह, 7 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12वें सप्ताह। तो प्लेसेंटा का निर्माण के बारे में पूछा है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना फ्रेंड्स, यहां पे सही आंसर है वो है 6 वीक। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का जो निर्माण है वो 6 वीक से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है, 6 वीक से स्टार्ट होता है और कंप्लीट कब हो जाता है, ये 12 वीक्स पर ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्लेसेंटा कंप्लीट कब बन जाती है, तो ये बन जाती है 12 वीक्स या फिर 3 मंथ्स, ठीक है। 12 वीक्स का मतलब कितना होता है, 3 महीने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्लीटेड प्लेसेंटा फॉर्मेशन ऑन, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, संपूर्ण प्लेसेंटा कब बन जाती है, 3 महीने, 2 महीने, 12 सप्ताह, दोनों ए और सी। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, बताइए यहां पे फ्रेंड्स, यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहां पे सही आंसर है वो अपना है बोथ ए एंड सी। जो प्लेसेंटा का निर्माण मैंने अभी बताया था आपको, या तो 6 वीक्स, ठीक है, 6 वीक्स, सॉरी ये तो 6 वीक्स से तो स्टार्ट होता है, लेकिन अपन बात कर रहे थे कंप्लीट बनने का, तो कंप्लीट कब बन जाती है, या तो 12 वीक्स या फिर 3 मंथ्स, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, 3 मंथ्स। तो यहां पर प्लेसेंटा कंप्लीट बन जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायामीटर्स ऑफ प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा का व्यास है 30 cm लेंथ, 20 से 25 cm लेंथ, 15 से 20 cm लेंथ, नन ऑफ दीज। तो प्लेसेंटा का व्यास कितना है, इसका सही आंसर क्या रहेगा अपना यहां पर, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है 15 से 20 सेमी, ठीक है। जो प्लेसेंटा की जो लंबाई होती है 15 से 20 सेमी होती है। प्लेसेंटा कैसे होती है, ऐसे होती है प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा की जो लेंथ होती है कितनी होती है, यहां से 15 से 20 सेमी होती है, और थिकनेस कितनी होती है, 3 सेमी। ये ध्यान रख लेना, यहां पे अगर थिकनेस कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो प्लेसेंटा कितनी लंबी होती है, 15 से 20 सेमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लेसेंटा ऑक्यूपेंसी स्पेस ऑफ यूट्रस एट टर्म, संपूर्ण प्लेसेंटा गर्भाशय के कितने भाग में पाई जाती है, 60%, 30%, 40%,
30%। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है 30%। जो प्लेसेंटा है वो 30% भाग में पाई जाती है, किसके, यूट्रस का है। यानी कि जो यूट्रस होता है उसका जो स्पेस होता है, जो यूट्रस का जो स्पेस होता है, जो यूट्रस होता है उसका स्पेस कितना कितना ऑक्यूपाई करता है, ये 30% स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। कौन, प्लेसेंटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बात करें अपन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ह्यूमन प्लेसेंटा इज, ठीक है, मानव अपरा है। देखो दोस्तों एक और नाम है प्लेसेंटा का, जो नाम है वो क्या है, अपरा के नाम से जानते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे अपन, अपरा। ठीक है, तो ह्यूमन की प्लेसेंटा कैसी है, डिस्कोइड, हिमोचोरियल, बेलनाकार, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सॉरी बी एंड ए एंड बी। तो कौन सी है ह्यूमन प्लेसेंटा, कैसी है, डिस्कोइड, हेमोकॉर्जियल, सिलेंड्रिकल। ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहां पे सही आंसर है फ्रेंड्स वो है अपना बोथ ए एंड बी। दोनों प्रकार की होती है। देखो ये डिस्क के रूप में होती है, डिस्क लाइक भी होती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, डिस्कोइड कहते हैं। ठीक है, और हिमोकोरियल, हिमोकोरियल का मतलब क्या होता है, हिमोकोरियल जो कि मैंने आपको पहले बताया था, हिमोकोरियल का मतलब होता है क्या क्या होते हैं, प्लेसेंटा के अंदर कोरियन होते हैं, कोरियन प्लस ब्लड होता है। ठीक है, कोरियन प्लस ब्लड होता है, इसलिए हिमोकोरियल भी कैसे कहते हैं इसे। एक और नाम है डेसीडुअल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं अपन, डेसीडुअल। एक और नाम है प्लेसेंटा का वो है डेसीडुअल। समझ में आ गया, प्लेसेंटा डिस्क की तरह होती है इसलिए डिस्कोइड, हिमोकोरियल और डेसीडुअल भी कहते हैं। तो यहां पर सही आंसर है वो अपना है बोथ ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, लोब्स प्रेजेंट इन मैच्योर प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा में कितने लोब पाए जाते हैं, 30 to 40 लोब्स, 15 से 22 लोब्स, सॉरी 15 से 20 लोब्स, 5 to 10 लोब्स, 50 to 60 लोब्स। तो प्लेसेंटा के अंदर कितने लोब पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर है वो है 15 से 20 लोब, यानी कि 15 से 20 लोब पाए जाते हैं एक जो मैच्योर प्लेसेंटा होती उसके अंदर। लोब कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे मान लो सपोज करो ये क्या है, प्लेसेंटा है, तो यहाँ प्लेसेंटा के अंदर ऐसे लोब्स पाए जाते हैं, ऐसे लोब्स पाए जाते हैं प्लेसेंटा के अंदर। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है, इनकी संख्या, इनकी जो संख्या होती है वो होती है कितनी, 15 से 20। ठीक है, इन लोब को हम कोटाइलिडोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोटाइलिडोन के नाम से भी जानते हैं, और ये प्लेसेंटा की फंक्शनल यूनिट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्लेसेंटा सेपरेटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी, प्रसव के समय प्लेसेंटा कहां से अलग होती है, डेसिडुआ स्पोंजियम, मायोमेट्रियम, डेसिडुआ बेसिलिस, एंडोमेट्रियम। तो यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पे सही आंसर है वो है डेसिडुआ स्पोंजियम। जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा की बात करें अपन तो जो प्लेसेंटा है किसके समय, डिलीवरी के समय। ठीक है, डिलीवरी के समय जब सेपरेट होती है तो वो कहां से होती है, डेसिडुआ स्पोंजियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें अपन, क्वेश्चन में क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा की कार्यात्मक इकाई है ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट, कोटिलिडन, मेसोडर्म। तो प्लेसेंटा की कार्यात्मक इकाई क्या है, यहां पे सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है कोटिलिडोन। जो प्लेसेंटा की जो कार्यात्मक इकाई है वो कोटिलिडोन है। क्यों है, क्योंकि कोटिलिडोन इसलिए है क्योंकि कोटिलिडोन पर यहां पर क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इमेज में दिखा देता हूँ एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे, कि यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मदर का ब्लड है, ये मदर का ब्लड है, और इधर क्या है, यहाँ पर ये है कोटिलिडोन से, क्या है, कोटिलिडोन से। ठीक है, और इधर फीटस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मदर का ब्लड है इसके अंदर मान लो न्यूट्रिशन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कोटिलिडोन से। तो ये यहाँ से इसी के अंदर एक्सचेंज होते हैं, किसके अंदर एक्सचेंज होते हैं,
कोटाइलिडोन्स के अंदर, या हम कहते हैं प्लेसेंटा के लोब के अंदर। तो इसी ये जो लोब्स होते हैं ऐसे, इन्हीं को हम क्या है कोटाइलिडोन कहते हैं, और प्लेसेंटा की क्या है कार्यात्मक इकाई कहते हैं। अगर दोस्तों फ्रेंड्स आपको मैं और बता देता हूं कि बॉडी की कार्यात्मक इकाई कौन है, शरीर की कार्यात्मक इकाई कौन है, शरीर की कार्यात्मक इकाई है वो है सेल। और किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन है, किडनी की कार्यात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन, ठीक है। और नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई कौन है, न्यूरॉन्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फंक्शन ऑफ हाफ-बोअर सेल्स, ठीक है। हाफ-बोअर कोशिकाओं का कार्य है, जो हाफ-बोअर कोशिकाएं हैं उनका कार्य है सिंथेसिस ऑफ एचसीजी हार्मोन, फेगोसाइटिक, अटैच एम्ब्रियो टू डेसिडुआ, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो इनका काम क्या है, हाफ बोअर कोशिकाओं का। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना फ्रेंड्स, यहां पर सही आंसर है वो है फेगोसाइटिक। इनका जो काम है वो है फेगोसाइटिक है, और ये प्लेसेंटा के अंदर पाई जाती है। जो प्लेसेंटा होती है वहां पर हाफ बोअर सेल्स पाई जाती है। ये जो प्लेसेंटा होती है यहाँ पर हाफ बोअर सेल्स पाई जाती है, और इनका जो काम है क्या है, फेगोसाइटिक की तरह काम है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उनको फेगोसाइटिक की तरह काम करती है। और यहाँ पर मैं आपको और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो एचसीजी हार्मोन है ये किससे बनता है, ये तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से बनता है। किससे बनता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से। किससे बनता है ये, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से बनता है। कौन, एचसीजी हार्मोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है टोटल ब्लड प्रेजेंट इन मैच्योर प्लेसेंटा, परिपक्व प्लेसेंटा में कितना ब्लड पाया जाता है, 200 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा, यहां पे सही आंसर है वो है 500 ml। कितना ब्लड पाया जाता है टोटल मैच्योर प्लेसेंटा में, 500 ml ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है यहां पर, ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ ऑफ फीटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा अबाउट, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण के रक्त प्रवाह में अंतर गर्भाशय जीवन के दौरान कितना होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान जो प्लेसेंटा से फीटस के अंदर कितना ब्लड फ्लो होता है, 400 ml पर मिनट, 800 ml पर मिनट, 1000 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट। तो कितना होता है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो है 400 ml प्रति मिनट। यानी कि जैसे ये प्लेसेंटा है, ये जो प्लेसेंटा है और ये क्या है, फीटस है। ये क्या है, फीटस है, ये प्लेसेंटा है और ये फीटस है। तो यहाँ पर जो इसका जो ब्लड फ्लो होता है वो कितना होता है, 400 ml पर मिनट, ठीक है। कि प्लेसेंटा से कितना ब्लड फ्लो होता है, 400 ml पर मिनट। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लेसेंटा में मदर से कितना ब्लड फ्लो होता है, तो यहाँ पर होता है 600 ml पर मिनट। समझ में आ गया, कैसे पूछ लिया जाए कि मदर से कितना ब्लड फ्लो प्लेसेंटा के अंदर होता है, तो 600 ml पर मिनट होता है, और प्लेसेंटा से फीटस के अंदर कितना होता है, 400 ml पर मिनट। नेक्स्ट बात करें अपन, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, मैच्योर प्लेसेंटा एंड फीटस वेट रेशियो इज, परिपक्व प्लेसेंटा और भ्रूण का वजन का अनुपात है 8:1, 1:6, 2:6, 4:5। तो मैच्योर प्लेसेंटा और किसका, फीटस का जो अनुपात है वो कितना है, वो है 1:6, ठीक है। कितना होता है, 1:6 होता है। जैसे कि प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, 500, और नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है, नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है, 30 ग्राम, यानी कि 3 kg। तो कितना अनुपात हो गया, 1:6। नॉर्मल जो होता है वो 1:6 होता है। बात करें अपन यहाँ पर क्वेश्चन की, तो हम जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, निडेशन यूज फॉर टर्म, ठीक है। निडेशन किसके लिए, निडेशन शब्द किसके लिए उपयोग में लिया जाता है, अबॉर्शन, इम्प्लांटेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, किसके लिए यूज में लिया जाता है, तो यहां पर सही आंसर है वो है बी वाला। यानी कि किसके लिए यूज में लिया जाता है, इम्प्लांटेशन के लिए। जो इम्प्लांटेशन होता है उसके लिए यूज में लिया जाता है किसको, निडेशन वर्ड को।
देखो मैं आपको बता देता हूँ इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जब कौन से 5th डे पर, यानी कि जो 5वां दिन, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो 5वां दिन होता है, उस समय ये जो फर्टिलाइज ओवम है, ठीक है, फर्टिलाइज ओवम है, या इसे हम ब्लास्टोसाइट्स कह सकते हैं अपन। ये क्या है, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है, उसे कहते हैं अपन इम्प्लांटेशन। जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर्स होती है वहां पर इम्प्लांटेशन होना। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 5th डे से इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है और जो इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब हो जाता है, ये हो जाता है 11 डेज पर, ठीक है, 11 डेज पर, फर्टिलाइजेशन के 11 डेज पर पूरा इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एचसीजी हार्मोन सिंथेसाइज फ्रॉम, एचसीजी हार्मोन किससे संश्लेषित होता है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, स्टाल्क, ब्लास्टोसिस्ट, सिस्टोट्रोपोब्लास्ट। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि जो एचसीजी हार्मोन है, जो एचसीजी हार्मोन है, एचसीजी हार्मोन ये किससे बनता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे जो सही आंसर है वो है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से। अब मैं आपको समझा देता हूं, देखो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट होती क्या है। यहां पर अपन बात करेंगे कि जो सबसे पहले क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर 5th डे पर क्या बना, 5th डे पर बना है, जो 5th डे होता है उस टाइम पे क्या बनता है, ब्लास्टोसाइट, क्या बनता है, ब्लास्टोसाइट, ठीक है, ब्लास्टोसाइट बनाता है या फिर ब्लास्टुला हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद में जब ये यूट्रस के अंदर जाता है तो यहां पर क्या होता है, इंप्लांटेशन होता है। तो यहां पर ऐसे 2 सेल्स स्ट्रक्चर्स बनती है, मैं आपको इधर दिखा देता हूं कैसे स्ट्रक्चर्स बनती है, आप देख सकते हैं ऐसे स्ट्रक्चर बनती है। ये जो ब्लास्टोसाइट्स होता है, इस ब्लास्टोसाइट की ऐसे स्ट्रक्चर बनती है और यहां पर होता है एक इनर सेल मास, ऐसे इनर सेल मास बन जाता है, ऐसे इनर सेल मास बन जाता है। इस ऊपरी लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रख लेना, ऐसा ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं अपन। और ये यहाँ पर ऐसे लेयर्स होती है, ऐसे जो बनती है बड़ी बड़ी सेल्स होती है, इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन, इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ध्यान में रख लेना, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये जो नीचे इनर मास है इसे कहते हैं अपन एम्ब्रियो ब्लास्ट, क्या कहते हैं अपन इसे, एम्ब्रियो ब्लास्ट, ध्यान में रख लेना। जो एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है इससे ही एम्ब्रियो बनता है, क्या बनता है, इससे एम्ब्रियो बनता है। अगर बात करें अपन यहाँ पर, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग होता है इसका सिस्टोट्रोफोब्लास्ट और दूसरा भाग होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या हो जाता है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, कौन, ट्रोफोब्लास्ट, और इनसे बनती है प्लेसेंटा। क्या बनती है इनसे, प्लेसेंटा बनती है, ठीक है, ध्यान में रख लेना। तो जो इसका जो पार्ट है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, मैं आपको आगे समझा दूंगा। जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ये किसका संश्लेषण करता है, ये संश्लेषण करता है एचसीजी हार्मोन का। किस हार्मोन का संश्लेषण करता है, ये एचसीजी हार्मोन का। तो समझ में आ गया होगा आपको कि सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है, एचसीजी हार्मोन बनता है। मैं आपको यह भी बता दूं, जो एचसीजी हार्मोन का जो कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एचसीजी हार्मोन एक तरह से तो ये इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी रखता है। क्या रखता है, इम्यूनोसप्रेसिव एक्टिविटी रखता है, ताकि इंप्लांटेशन में हेल्प हो जाए। और एचसीजी हार्मोन कब से सिंथेसाइज होने लग जाता है, ये 10th डे पर सिंथेसाइज होने लग जाता है, ध्यान में रख लेना, ये पूछा जाता है, स्टार लगा लेना, कि जो फर्टिलाइजेशन के 10th डे पर, यानी फर्टिलाइजेशन के 10 दिन बाद एचसीजी हार्मोन का स्रावण बढ़ने लग जाता है या सिंथेसिस होने लग जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बात करें पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे विकसित
होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, प्लेसेंटा। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? किससे होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो होता है किससे? एक्टोडर्म से। तो यहां पर पहला वाला अपना सही आंसर है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो यहां पर मैंने आपको भी बताया था कि यहां पर जो लेयर्स बनती ऐसे, अभी जो मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या होता है कि ऐसे, इसे हम क्या कहते हैं अपन? इसे एम्ब्रियो ब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये बाहर वाली मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या होती है? ये ट्रोफोब्लास्ट होती है। जो एम्ब्रियो ब्लास्ट होती है, यानी कि ये मैंने अभी आपको बताया था, ये इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और इसके बाद ये जो है इसका नाम क्या है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ब्लास्ट। ठीक है, ये क्या है? एम्ब्रियो ब्लास्ट है। और जो एम्ब्रियो ब्लास्ट है ये बाद में धीरे धीरे किसमें? 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। एम्ब्रियो ब्लास्ट ऐसे 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ऐसे 3 लेयर्स बन जाती है। फर्स्ट लेयर, ठीक है, सेकंड लेयर्स, और इसके बाद में थर्ड लेयर्स। और ये यहां से जुड़ जाती है किससे? स्टाल्क से। किससे? स्टाल्क से। मैं आपको अभी समझा दूंगा, इसका पूरा मैंने डायग्राम बना रखा है। और यहां से क्या है? ऐसे उभार बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे उभार बन जाते हैं और इनसे बन जाती है फिर बाद में प्लेसेंटा। क्या बन जाती है? इनसे प्लेसेंटा। तो ये तो अपनी होगी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, ये एक्टोडर्म। ये दूसरी वाली मीजोडर्म, मीजोडर्म। और तीसरी वाली होगी अपनी एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म। तो ये जो एक्टोडर्म है इससे क्या बनता है? इससे बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो मैं आपको इसको याद रखने का एक तरीका बता देता हूं। एक्टोडर्म से बनता है, आपको याद रख लेना, एक्टोडर्म से, यानी एक तो एक्टोडर्म यानी बाहरी वाला, तो इसे सीएनएस बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। पीएमएस बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, पीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। इसके बाद में इससे बनती है स्किन यानी डर्म बनती है। और इसके बाद बनता है इससे क्या बनता है? इससे बनता है क्या बनती है? इसके अलावा देखो क्या क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, और स्किन इससे बनती है। किससे? एक्टोडर्म से। अगर बात करें अपन मीजोडर्म की, तो मीजोडर्म से कौन कौन सा बनता है? बनेगा मीजोडर्म का, यानी कि हम इसकी बात करें तो मीजोडर्म से बनता है बोन्स बनेगी। ठीक है, बोन्स बनेगी मीजोडर्म से। इसके बाद में स्केलेटन सिस्टम बनेगा। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम बनेगा किससे? मीजोडर्म से बनेगा। इसके बाद में किडनी बनेगी, किडनी। ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे बनेगा? मीजोडर्म से। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो बनेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनेगा, वैस्कुलर सिस्टम बनेगा किससे? मीजोडर्म से। तो ध्यान में रख लेना कि एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्किन बनती है। और मीजोडर्म की बात करें तो मीजोडर्म से बोन्स, स्केलेटन, किडनी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंडोडर्म की। तो ये एंडोडर्म यानी कि अंदर वाली सतह होती है। तो एंडोडर्म की हम बात कर लेते हैं, एंडोडर्म से क्या बनेगा। अगर बात करें एंडोडर्म की तो एंडोडर्म से आप याद रखने के लिए पूरा एक तो जीआईटी, ठीक है, जीआईटी, ठीक है, जीआईटी प्लस एक्स्ट्रा यूरिनरी, या इसे हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। ध्यान में रख लेना, सिस्टम यूरिनरी सिस्टम। जीआईटी में मतलब क्या है? जीआईटी के अंदर पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जैसे कि इसोफेगस हो गया, इसोफेगस, ठीक है, स्टोमक, ये सारे किससे बनेंगे? एंडोडर्म से। इसके बाद में यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर किडनी को छोड़कर, जो किडनी है, किडनी को छोड़कर बाकी जैसे यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, ये सारे किससे बनेंगे? एंडोडर्म से। किडनी को छोड़कर ये सब बनेंगे किससे? एंडोडर्म से। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? अम्बिलिकल कॉर्ड इज डेवलप फ्रॉम। अम्बिलिकल कॉर्ड किससे बनता है? यॉक सेक, स्टाल्क, डेसिडुआ, विलाई। तो किससे बनता है? अम्बिलिकल कॉर्ड किससे बनता है? यहां पर सही आंसर क्या रहेगा? यहां पर सही आंसर है वो है स्टाल्क। जो स्टाल्क होती है उससे अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो एम्ब्रियो होता है ऐसे एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो बनने के लिए आपको यहाँ पे जो ऊपर वाली सतह होती है, इससे तो मैंने क्या कहा था अभी? इसे कहा था अपन ने ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहा था इसे? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, इसे कहा था अपन ने ट्रोफोब्लास्ट।
इसके बाद में अपन ने यहाँ पर जो इनर वाली लेयर बनाई थी, तो यहाँ पर जो जुड़ता है, ठीक है, यानी कि ऐसे एम्ब्रियो बनता है, यहाँ पर एक्टोडर्म और ये फिर एंडोडर्म, ये होगी एक्टोडर्म, क्या है एक्टोडर्म, और इसके बाद में ये मीजोडर्म, ठीक है मीजोडर्म, और इसके बाद में ये एंडोडर्म, एंडोडर्म, और तो ये यहाँ पर होता है, ये होता है, इसे कहते हैं अपन स्टाल्क, क्या कहते हैं इसे अपन स्टाल्क कहते हैं। तो ये जो स्टाल्क है इससे बनती, कौन बनता है इससे बनता अम्बिलिकल कोड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अम्बिलिकल कोड किससे बनता है, तो ये ध्यान में रख लेना, किससे बनता है, स्टाल्क से अम्बिलिकल कोड बनता है, ठीक है, डेसिडुआ से नहीं बनता है, ठीक है, और ये किससे बनता है, स्टाल्क से अम्बिलिकल कोड बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वीक्स एम्ब्रियो कैन डिफरेंशिएट एज ह्यूमन, कौन से सप्ताह भ्रूण मानव के रूप में अलग दिखाई देता है। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कौन से सप्ताह पर जो भ्रूण है वो मानव की तरह दिखाई देने लग जाता है। 5 वीक्स, 4 वीक्स, 8 वीक्स, 6 वीक्स। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहां पे सही आंसर क्या है, यहां पे जो सही आंसर है वो है अपना क्या होगा, यहां पे सही आंसर होगा वो होगा अपना यहां पर 8 वीक्स। 8 सप्ताह पर जब भ्रूण हो जाता है, 8 वीक्स का जो भ्रूण हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रख लेना। एम्ब्रियो भी किसे कहते हैं अपन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्ब्रियो कौन से वीक्स तक वालों को बोला जाता है। तो एम्ब्रियो जो बोला जाता है वो भी कितनी वीक्स वालों को बोला जाता है, 8 वीक्स तक, ठीक है, जो 8 वीक्स तक का जो गेस्टेशन होता है उसे बोला जाता है एम्ब्रियो। इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्ब्रियो जो बोला जाता है वो 8 वीक्स तक बोला जाता है। इसके बाद में क्या बोला जाता है, फिर इसके बाद में बोला जाता है फीटस, ठीक है, इसके बाद में बोला जाता है फीटस। तो यहां पर अगर अपन बात करने वाले हैं कि कब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं 8 वीक्स पर, यानी कि 8 वीक्स पर जो एम्ब्रियो होता है वो ह्यूमन की तरह दिखाई देने लग जाता है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, टर्सरी विलाई फॉर्म्ड 8 डे, कौन से दिन पर तृतीयक विलाई का निर्माण होता है, 13 डे, 16 डे, 21 डे, 10th डे। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर क्या है, यहां पे सही आंसर है वो है 21 डे। जो 21 डे होता है वहां पर टर्सरी विलाई फॉर्म होती है। अब आपको मैं समझा देता हूं, देखो क्या होता है, 3 तरह की विलाई बनती है। एक तो होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी, तीसरी होती है टर्सरी, तीसरी होती है टर्सरी। जो प्राइमरी विलाई होती है वो बनती है 13 वीक्स पर, ठीक है, 13 वीक्स पर बनती है। इसके बाद में सेकेंडरी की बात करें तो ये बनती है 16 वीक्स, सॉरी 13 वीक्स नहीं है, 13 डेज पे बनती है, और ये 16 दिन पर बनती है। और इसके बाद में जो टर्सरी विलाई होती है वो बनती है 21 डे पर। ये कई बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा है, तो आप इनके ऊपर स्टार लगाकर अपनी नोटबुक में उतार लेना कि प्राइमरी जो विलाई बनती है वो 16 दिन पर, प्राइमरी विलाई बनती है जो 13 दिन पर बनती है, सेकेंडरी विलाई 16 दिन पर बनती है, और टर्सरी विलाई 21 दिन पर बनती है। अब आप ये देखो कि भाई ये विलाई, आप ये दिमाग में आ रहा है कि विलाई का काम क्या है। तो जो विलाई होती है ये प्लेसेंटा का निर्माण करती है, जो प्लेसेंटा होती है उसके हेल्प करती है कौन, विलाइस, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फीटल सर्कुलेशन स्टार्टेड विच डे। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भ्रूण संचलन किस दिन शुरू हो जाता है। फीटल सर्कुलेशन बात करें अपन, यहां पर ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात करें अपन, यहां पर ब्लड सर्कुलेशन। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कब स्टार्ट हो जाता है फीटस के अंदर, 21 डे, 10th डे, 13 डे, 15 डे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो है 21 डे। 21 डे पर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है और हार्ट बीट भी स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान रख लेना 21 डे से 22 डे के 21 डे से 22 डे तक क्या है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन और कौन सा स्टार्ट हो जाता है, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। चलते हैं, मैं और नेक्स्ट आपको पूरा इसका पूरा समराइज करके आपको समझा देता हूं। देखो सबसे पहले तो क्या हुआ था, मैं आपको पूरा समराइज करके समझा देता हूं। सबसे पहले हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ
फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, ये 5th डे की बात करें अपन, क्या हुआ 5th डे पर क्या बन गया, मोरूला बन गया, सॉरी मोरूला नहीं ब्लास्टुला बन गया। ब्लास्टुला बनने के बाद में इसमें क्या बना, ट्रोफोब्लास्ट जो कि आउटर लेयर है। इसके बाद में मैंने बताया था आपको ब्लास्टोसिस्ट बना और इसके बाद में एम्ब्रियो ब्लास्ट बना। ठीक है, जब एम्ब्रियो ब्लास्ट बनने के बाद में फिर इसके बाद में क्या है, ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो यहाँ पर क्या बना, देखो यहाँ पर क्या बना कि जो बाहर वाली लेयर है कौन, ट्रोपोब्लास्ट, ये 2 भागों में डिवाइड हो गई। कौन से में, एक तो सिस्टोट्रोपोब्लास्ट और एक सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। फिर इनसे आगे जाके क्या बन गया, इनसे आगे जाके बन गया प्लेसेंटा। इसके बाद बात करें अपन जो इनर मास था, ये इनर मास था, इनर सेल मास था, ये क्या 3 भागों में डिवाइड हुआ, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है, और एंडोडर्म। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड हुआ, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनसे क्या बनी, पूरा एम्ब्रियो बना। क्या बना, इससे पूरा एम्ब्रियो बना, यानी कि पूरा शरीर इनसे बना। इसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो है ये है, ठीक है, ये क्या है, स्टाल्क है। ये जो क्या है, ये स्टाल्क है और इससे क्या बना, अम्बिलिकल कॉर्ड बनी। क्या बनी, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ध्यान में रख लेना, आपसे अगर कोई पूछे क्वेश्चन में कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से बनती है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है स्टाल्क से। और पूरा शरीर किससे बनता है, मिलकर बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर क्या बनता है, पूरा शरीर बनता है किसका, एम्ब्रियो का। ठीक है, और प्लेसेंटा किससे बनती है, सिस्टोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट मिलाकर क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले हम शुरुआत से ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गैमेटोजेनेसिस के आधार पर बात करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन में, ब्रेस्ट वेट अप्रोक्सीमेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान लगभग ब्रेस्ट का कितना वजन होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट का कितना वजन हो जाता है, 200 to 300 ग्राम, 500 to 400 ग्राम, 1000 ग्राम, 600 ग्राम। तो यहां पर सही आंसर क्या है, कितना हो जाता है, यहां पे सही आंसर है वो है 200 to 300 ग्राम। यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर एक ब्रेस्ट का वेट 200 से 200 to 300 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है, 200 to 300 ग्राम हो जाता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक हार्मोन है, कौन, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ब्रेस्ट के प्रोलिफरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन में पूछा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट स्टोर मिल्क, स्तन का कौन सा दुग्ध को संग्रहण कर कर रखता है। ठीक है, एल्व्यूलाई, एम्पुला, निप्पल, एरियोला। क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रेस्ट का कौन सा पार्ट है, यानी कि कौन सा पार्ट है जो मिल्क को स्टोर करके रखता है, मिल्क को स्टोर करके रखता है। तो यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पर सही आंसर है वो है एम्पुला। देखो मैं आपको एक ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर बता देता हूं, वैसे मैं आपको इस टॉपिक को एंड में पढ़ा दूंगा। बात करें अपन ये ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर, तो ऐसे आपको यहाँ पे ये जो आपको ये दिखाई देगा, इसका नाम क्या है, निप्पल। क्या नाम है इसका नाम है निप्पल। और ये जो दिखाई दे रहा होगा इसे कहते हैं अपन एरियोला। क्या कहते हैं इसे अपन, एरियोला। क्या कहेंगे इसे अपन, एरियोला कहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, ऐसे लैक्टिफेरस डक्ट ओपन होती है, ऐसे ओपन होती है, ठीक है। और यहाँ पर आगे जाके ये किसमें, ये एल्व्यूलाई में रहती है। किसमें रहती है, एल्व्यूलाई में बनी रहती है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी एल्व्यूलाई कैसे होता है। ऐसे गुच्छों के रूप में एल्व्यूलाई होती है किसमें, ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे एल्व्यूलाइज पाई जाती है ब्रेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर लैक्टिफेरस डक्ट्स होती है और ऐसे एल्व्यूलाइज होती है। ठीक है, तो ये ऐसे एल्व्यूलाइज पाई जाती है। तो इनका जो एल्व्यूलाइज का जो काम है वो क्या काम है, इनका एल्व्यूलाइज का काम ये हो गया अपना, क्या होगी ये, एल्व्यूलाई। क्या होगी, इनका नाम क्या हो गया, एल्वियोलाई, एल्व्यूलाई। ठीक है, और ये हो गए एल्व्यूलाई के लॉब्स। क्या हो गए ये, लॉब्स। ऐसे ब्रेस्ट के अंदर, एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 लोब होते हैं। कितने होते हैं, 15 से 20 लॉब्स होते हैं। और यहाँ पे जो डक्ट्स होती है, जो ओपन होती है किसके अंदर, ब्रेस्ट के अंदर, इसे ये जो पार्ट है इसे कहता है एम्पुला। क्या कहते हैं इसे अपन, एम्पुला। और जो डक्ट्स ओपन होती है वो भी कितनी होती है, 15 से 20। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये जो पार्ट है, इस जो पार्ट को देख रहे होंगे, इसमें स्टोर होता है मिल्क। और यहां पर क्या होते हैं, यहां पर होती है फैट टिश्यू। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, फैट
टिश्यू। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ब्रेस्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, फैट टिश्यू पाए जाते हैं, और कितने 80% फैट टिश्यू पाए जाते हैं और 20% ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उभर वाला जो है इसे निप्पल होता है, और एरियोला का डायमीटर भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो डायमीटर होता है 2.5 सेमी होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं, और यहाँ पर जो जब फैट टिश्यू होते हैं इस जगह कौन सी कॉपर ग्लैंड्स होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, कूपर्स ग्लैंड्स होती है। कूपर्स ग्लैंड्स होती है, जो कूपर्स ग्लैंड्स क्या काम करती है, एक तरह से ब्रेस्ट को सपोर्ट देने का काम करती है। सॉरी, कूपर ग्लैंड्स नहीं होती, कूपर्स लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, लिगामेंट्स होते हैं जो ब्रेस्ट को सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें अपन, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है अप्रोक्सीमेट ओवम रिलीज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, प्रजनन अवधि के दौरान अनुमानित डिंब रिलीज होते हैं 400, 300, 600, 1000। तो कितने होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि पूरी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है उसके अंदर कितने ओवम रिलीज होते हैं, यानी कितने अंडे निकलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो 400, यानी कि 400 ओवम रिलीज होते हैं किसके अंदर, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर। जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है उसके अंदर कितने रिलीज होते हैं, 400 के लगभग रिलीज होते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जो ओवम जो रिलीज होते हैं ये कहाँ से, देखो यहाँ पर जो ड्यूरिंग, यानी कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनिक पीरियड, एम्ब्रियोजेनिक पीरियड की बात करें अपन, एम्ब्रियोजेनिक पीरियड का मतलब यानी कोई फीमेल है, जो फीमेल फीटस है उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर कितने होते हैं, 7 मिलियंस होते हैं। कितने होते हैं, 7 मिलियंस ओवम होते हैं। लेकिन ये जब फीमेल फीटस का जब बर्थ होता है, यानी फीमेल बेबी का जब बर्थ होता है, तो कितने रह जाते हैं, 2 मिलियन रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 2 मिलियंस रह जाते हैं, और 2 मिलियंस रह जाते हैं। और प्यूबर्टी के टाइम पे कितने रह जाते हैं, ओनली सिर्फ 4 लाख ये रह जाते हैं। और 4 लाख में से भी कितने से ओवुलेट होते हैं, ओनली 400 ओवुलेट होते हैं। तो यहां पर सही आंसर है कितना अपना, 400। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है ओवुलेशन अकर आफ्टर फॉर्मेशन, किसके बनने के बाद अंडोत्सर्ग होता है, प्राइमरी oocyte, उगोनिया, सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा बताइए, इसको फटाफट आंसर दीजिए इसका। यहां पे सही आंसर है वो है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के बाद ही क्या होता है, ओवुलेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे क्या होती है, जर्म सेल होती है। क्या होती है यहाँ पर, जर्म सेल होती है। फिर इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस होने के बाद में यह क्या बनता है, प्राइमरी oocyte। क्या बनता है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, oocyte। ये जो पीरियड है ये कौन सी वाली स्थिति है, ये पीरियड है प्यूबर्टी तक का। किसका है, प्यूबर्टी, ठीक है। इसके बाद में क्या बनता है, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर इसमें होता है मियोसिस। क्या होता है यहाँ पर, मियोसिस होता है। जब मियोसिस होता है, मियोसिस का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहां पर क्या बनता है, यहां पे बनता है एक तो सेकेंडरी oocyte। क्या बनता है यहां पर, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, oocyte बनता है। और यहां बनती है पोलार बॉडी। क्या बनती है यहां, पोलार बॉडी, ठीक है, ये पोलार बॉडी यहां बनती है, पोलार बॉडी। तो यहां पर जब सेकेंडरी oocyte बनता है तो इसके बाद में यहां पर होता है ओवुलेशन। क्या होता है, इसके बाद में होता है ओवुलेशन। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि ओवुलेशन कब होता है, तो आप इससे समझ लेना इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। oogenesis, ये ध्यान रख लेना आप, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है oogenesis किसे कहते हैं। तो जो ओवम बनने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे oogenesis कहते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte के पहले जो होता है यहां बनता है उगोनिया। क्या बनता है यहां पर, उगोनिया, ध्यान रखना, उगोनिया, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर होगा अपना वाला सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइनल मैच्योरेशन ऑफ ओवम अकर, ओवम की अंतिम परिपक्वता होती है। कहने का मतलब अंडाणु की अंतिम परिपक्वता क्या होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर ओवुलेशन, बिफोर ओवुलेशन। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा इसका सही आंसर है वो है, क्या है यहां पर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, यहां पे बनी है जर्म सेल, ठीक है, जर्म सेल में क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, ठीक है, माइटोसिस होने के बाद में क्या बन गया, यहां बन गया उगोनिया,
ठीक है, उगोनिया बन गया। उगोनिया बनने के बाद में क्या बन गया यहाँ पर, फिर इसमें क्या हुआ, माइटोसिस सेकंड हुआ, माइटोसिस सेकंड हुआ, इसमें माइटोसिस सेकंड में बन गया यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर प्राइमरी oocyte, क्या बना यहाँ पर, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनने के बाद में यह क्या बन गया, इसमें हुआ मियोसिस। क्या हुआ इसके अंदर, मियोसिस। अब मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, मियोसिस होने के यानी कि अर्धसूत्री। देखो ये क्या है, 2n है, ये भी 2n है, कई बार पूछा जाता है 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम है, कौन से, XX, ठीक है, इसमें भी क्या है, XX है, ठीक है। अब इसके बाद में यह क्या बना था, यह बन गया अपना, क्या बन गया यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। और इधर बन गया, क्या बन गया यहाँ पर, पोलार बॉडी। क्या बन गई यहाँ पर, पोलार बॉडी, ठीक है, पोलार बॉडी। तो ये पूछा जाता है कई बार। और अब इस सेकेंडरी oocyte से क्या हो गया, ओवुलेशन। क्या हो गया यहाँ से, ओवुलेशन, ध्यान रख लेना, यहाँ से हो गया ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद में यदि फर्टिलाइज हो जाता है, तो फर्टिलाइज होने के बाद में यहाँ पर बनती है, इसके अंदर यहाँ तो ओवम बनता है और इसके बाद में एक पोलार बॉडी यहाँ पर बनती है, ठीक है। ये ओवम से फर्टिलाइज होने के बाद में, निषेचित होने के बाद में, किसी स्पर्म से ये निषेचन होने के बाद में क्या बनती है, एक पोलार बॉडी इसमें बनती है। तो फाइनल अगर बात करें तो फाइनल मैच्योरेशन कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में। समझ में आ गया होगा, ये कई बार पूछा जाता है। तो इस सारी प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं, ठीक है। यहां पर होता है मियोसिस सेकंड। क्या होता है यहाँ पर, मियोसिस सेकंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा, कूपर्स लिगामेंट फाउंड इन, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कूपर्स लिगामेंट कहां पाए जाते हैं, ओवेरी, यूट्रस, स्तन, यूरिनरी ब्लैडर। तो कहां पर पाए जाते हैं, कूपर्स लिगामेंट। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर यहां पर है वो है ब्रेस्ट। मैंने आपको अभी बताया था यहां पर सही आंसर क्या है, ब्रेस्ट है, क्योंकि यहां पर आपको मैंने अभी बताया था कि ऐसे कूपर्स लिगामेंट्स होते हैं। यहां पर क्या होता है, फैटी टिश्यू होते हैं, फेट के जो टिश्यू होते हैं, फेट के टिश्यू के बीच में क्या होता है, कूपर्स लिगामेंट्स होते हैं। क्या लिगामेंट्स होते हैं, कौन से लिगामेंट्स होते हैं, कूपर्स लिगामेंट्स होते हैं। ऐसे लिगामेंट्स रहते हैं, ठीक है, किसके, ब्रेस्ट के जो फेट के टिश्यू होते हैं। और यहाँ पर कौन सी मसल्स होती है, पेक्टोरिस मसल्स, ठीक है, पेक्टोरिस मसल्स होती है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये है निप्पल। बात करें अपन ओवरी यूट्रस के, तो इनमें कौन से होते हैं, इनमें होते हैं ब्रॉड लिगामेंट। कौन से होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट। यहाँ पर सब सफाई करने वाले कौन से, ब्रॉड लिगामेंट है, लेकिन यहाँ पर कूपर्स लिगामेंट किस में होते हैं, ब्रेस्ट में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है लाइफ स्पान ऑफ ओवम इज, अंडाणु का जीवन काल है 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स, 12 to 24 आवर, 32 to 36 आवर। कितना है अंडाणु का जीवन काल, कितना है। यहां पे सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है वो है 12 to 24 आवर। जो ओवम है, ओवम की जो लाइफ स्पान है, ओवम का हम बात करें किसकी, लाइफ स्पान की, तो लाइफ स्पान होता है वो होता है 12 to 24 आवर। अगर इसके अंदर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ओवम की क्या हो जाती है, डेड हो जाता है, ठीक है, डेथ हो जाती है, डेड हो जाता है कौन, ओवम। तो यहां पर सही आंसर होगा वो 12 से 24 आवर्स होगा। ये क्वेश्चन कई बार में पूछा जा चुका है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। बात करें पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या पूछा यहां पर, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओवम इज कॉल्ड, एक परिपक्व डिंब के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है ओवुलेशन, ऊफोरिया, oogenesis, oocytes। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए सही आंसर। यहां पे सही आंसर है वो है oogenesis। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रोसेस होती है, ठीक है, oogenesis, एक तो क्या होता है, oogenesis होता है, oogenesis होता है, एक क्या है, ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन। oogenesis और ओवुलेशन में क्या अंतर है, oogenesis का मतलब पूरा ओवम की बनने की प्रक्रिया, उसे कहते हैं oogenesis। ओवुलेशन का मतलब क्या है, ओवम का रप्चर होना, यानी कि जो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होकर ओवुलेशन होना, उसे कहते हैं अपन ओवुलेशन। तो यहां पर क्या पूछा, एक परिपक्व डिंब की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है oogenesis। मैंने अभी आपको बताया था, इसके पहले मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको बताया था जर्म सेल होती है, ठीक है, जर्म सेल के बाद में क्या बनता है, उगोनिया बनता है, उगोनिया। उगोनिया के बाद में मैंने आपको बताया था, उगोनिया के बाद प्राइमरी oocyte, ठीक है, इसके बाद प्राइमरी oocyte के बाद में सेकेंडरी oocyte, और फिर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ये मैंने आपको बताया था। अब ये जो सारी प्रोसेस है इसे क्या कहते हैं अपन, oogenesis कहते हैं। मैंने अभी आपको बता ही दिया था इसके लिए
oogenesis कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सही आंसर है अपना oogenesis है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocyte। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है प्राथमिक में प्रथम oocyte के अर्धसूत्री विभाजन के बाद में कौन सी संरचना बनती है। सेकेंडरी oocyte, ओवम, पोलर बॉडी, बोथ ए एंड सी। तो यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पे सही आंसर क्या है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद में कौन सी oocyte बनती है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो, यहां पे जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड सी। देखो दोनों सही आंसर है। कौन सा, सेकेंडरी oocyte भी बनता है और पोलर बॉडी भी बनती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। देखो अब क्या मैंने आपको मैं फिर समझा देता हूं इसको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझ लेना। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर बनती है जर्म सेल। क्या बनती है, जर्म सेल। जर्म सेल के बाद में क्या होता है, इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। यहाँ 2n था तो यहाँ भी 2n रहेगा। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा यहाँ पर, उगोनिया। उगोनिया यानी जिससे ओवम बन सकता है। उगोनिया के बाद में ये भी क्या है, 2n है। फिर इसके अंदर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, माइटोसिस सेकंड हुआ, ठीक है। माइटोसिस सेकंड यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का, सॉरी समसूत्री विभाजन का सेकंड। तो ये भी क्या, यहाँ क्या बना, प्राइमरी। प्राइमरी oocyte, ठीक है, oocyte, ये ध्यान रख लेना, प्राइमरी oocyte। ये भी क्या होता है, 2n। बात करें अपन तो 44 प्लस xy, सॉरी xx, मैं आपको बताता हूँ 40, इसको अपन साफ कर देते हैं, यहाँ से क्लीन कर देते हैं इसको, मैं समझा देता हूँ अभी आपको। यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, देखो क्या हो गया यहाँ पर 44 प्लस xx, ये हो गया। इसके बाद में क्या बना था यहाँ पर, मैंने अभी आपको समझाया था। इसके बाद में क्या बना, दो चीज बनी। एक तो बना क्या है, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बना। दूसरा क्या बना, पोलर बॉडी। क्या बनी यहाँ पर, पोलर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये क्या है, ये क्या हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस। अब ध्यान रख लेना यहाँ पर n और यहाँ पर भी n। अब मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं, ये चीज ध्यान रख लेना। यहाँ पर भी n का मतलब हो गया, कितना हो गया, ये कितना हो गया, 22, क्या हो गया, प्लस xx, 22 प्लस xx। यहाँ पर मैं एक चीज समझा दूंगा आपको, देखो 22 प्लस xx का मतलब होता है 23 xx, समझ में आया, क्योंकि प्लस जोड़ा है ना अपन ने, 23 xx ये होता है। तो ऐसे बनता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर सही आंसर अपने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो देखो यहाँ तक तो क्या है, माइटोसिस चला, ये फर्स्ट माइटोसिस हुआ, फिर सेकंड माइटोसिस हुआ, तो यह मियोसिस क्या हुआ, फर्स्ट हुआ। तो फर्स्ट में के बाद में क्या बना, सेकेंडरी oocyte बना और पोलर बॉडी बनी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, समझ में आ जाना चाहिए आपको, बोथ ए एंड सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वही वाला प्रोसेस आ गया, आप देख लेते हैं वापस। ड्यूरिंग oogenesis सेकेंडरी oocyte फॉर्म्ड आफ्टर। oogenesis की प्रक्रिया के दौरान द्वितीयक oocyte कब बनता है, वही क्वेश्चन अभी पूछ लिया। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocyte, सेकंड मियोटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocyte, माइटोसिस डिवीजन इन प्राइमरी oocyte, माइटोसिस इन उगोनिया। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको, यहां पे सही आंसर है वो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocyte। तो ये सही आंसर है। देखो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने प्राइमरी जो oocyte होता है, प्राइमरी oocyte होता है, इसका डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस। समझ में आ गया, मियोसिस फर्स्ट होता है। और इसमें क्या बनता है, एक तो क्या बनती है, सेकेंडरी oocyte बनता है, और दूसरा क्या बनता है, पोलर बॉडी। ध्यान रख लेना, ये आप बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, पोलर बॉडी, ठीक है, पोलर बॉडी है ना। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, पहला वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बात करते हैं, द सेल रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन इज नोन एज। ओवुलेशन के दौरान सेल रिलीज के रूप में जाना जाता है उगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटोजोआ। तो यहां पर क्या है, सेल रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान कौन सी सेल रिलीज होती है। तो सही आंसर क्या रहेगा, यहां पर फटाफट आंसर दीजिए, कंफ्यूज मत होइए। इसका सही आंसर है वो है सेकेंडरी oocyte। देखो मैंने अभी आपको बताया था
कि दो क्या बनती है, एक तो बनती है सेकेंडरी oocyte बनता है, oocyte बनता है, और एक क्या बनता है, पोलार बॉडी बनती है, पोलार बॉडी क्या बनती है, पोलार बॉडी बनती है। दो चीजें मैंने आपको बताया था। और सेकेंडरी oocyte से क्या होता है, ओवुलेशन होता है। क्या होता है, ओवुलेशन होता है। समझ में आ गया। इसका यहाँ पर हम बात कर रहे थे, देखो कौन सी सेल रिलीज होती है, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें अपन विच इज लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर मैं एक समझाने के आपको दिखाऊंगा कैसे आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको याद रखना है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है नर्व सेल, कार्डियक सेल, रीनल सेल, ओवम। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है क्या है, ओवम। देखो यहां पर क्वेश्चन में पूछा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो यहां पे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो है ओवम। ठीक है, इसका जो होता है 138 माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन 138 इसका जो होता है इसका 138 इसका जो 130 डायामीटर होता है किसका, ओवम का। यहां पर अब हम बात करें इसका, अगर मान लो ओवम ऑप्शन में नहीं दिया, अब ये आपको मैं बता देता हूं। मान लो यहां तो अपना हो गया ओवम, लेकिन ऑप्शन में ओवम नहीं है, तो फिर आपका आएगा नर्व सेल। समझ में आ गया, फिर आएगा नर्व सेल। नर्व सेल दूसरी सबसे बड़ी कोशिका है बॉडी की, लेकिन यहां पर ओवम है तो हम ओवम को सही मानेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्राइमरी oocyte आर, प्राथमिक oocyte के में गुणसूत्रों की संख्या होती है। समझ में आ गया क्या पूछा क्वेश्चन में, प्राथमिक oocyte में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44XX, 22X, 44XY, 22Y। बताइए फटाफट बताइए, यहां पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है 44X। मैंने अभी आपको समझाया था कि जर्म सेल होती है, फिर मैं बाद में समझा रहा हूं दोबारा। जर्म सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस होता है, ये भी 2n होता है और ये भी कितना होता है। माइटोसिस होने के बाद में क्या बनता है, यहां पर ऊगोनिया बनता है। ऊगोनिया, समझ में आ गया, ऊगोनिया क्या बनता है यहां पर, ऊगोनिया। यहां पर क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम यहां पर कितने होते हैं 44XX। समझ में आया। माइटोसिस क्या है, समसूत्री विभाजन है, तो इसमें क्या, इसमें भी क्या रहेगा 44 + XX। समझ में आया। फिर इसके बाद में क्या बनेगा, फिर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ वापस दोबारा, माइटोसिस सेकंड। क्या हुआ यहां पर, माइटोसिस सेकंड। फिर इससे क्या बना, प्राइमरी oocyte। क्या बना, प्राइमरी oocyte। अब आपको पता है देखो माइटोसिस समसूत्री, यानी कि जैसा ऐसा है वैसा ही नीचे वाला बनेगा, तो इसमें भी क्या हुआ +XX। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्राइमरी oocyte, तो इसमें क्या रहेगा 44 + XX। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, या कंफ्यूज मत हो जाना। देखो 44 + XX और 46XX दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आ गया ना, यहां पर प्लस का चिन्ह है। समझ में आ गया, यानी कि इसमें दो जोड़ेंगे, इसमें क्या हो गया 44 यानी 46XX। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब एक ही है, समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या है, पहला वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फीमेल द सेल्स आर फाउंड इन ओवेरी एट बर्थ। अभी मैंने आपको बताया था बर्थ के समय कौन सी सेल्स पाई जाती है। स्त्रियों में जन्म के समय अंडाशय में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, पोलार बॉडी, ओवम। तो यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पे सही आंसर है वो है प्राइमरी oocyte। देखो मैंने आपको बताया था कि जर्म सेल होती है। ठीक है, जर्म सेल से क्या बनता है, प्राइमरी जर्म सेल से में क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने से क्या बनती है अपनी, फटाफट बताइए। माइटोसिस होने से बनता है, क्या बनता है, ऊगोनिया। क्या बनता है, ऊगोनिया में फिर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस सेकंड, फटाफट माइटोसिस सेकंड होने से क्या बना यहां पर, प्राइमरी oocyte। क्या बना ये, प्राइमरी oocyte। ध्यान रख लेना, प्राइमरी oocyte। और ये जो प्राइमरी oocyte है ये किस ड्यूरेशन का होता है,
ये बर्थ तक कितना होता है, ये बर्थ तक, समझ में आ गया, ये बर्थ तक होता है। यहाँ इसी को ही कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन, मेच्योर ग्राफियन फोलिकल, यहाँ से सॉरी यहाँ से कैसे क्या कहते हैं अपन, ग्राफियन फोलिकल, क्या कहते हैं इसे अपन, ग्राफियन फोलिकल, समझ में आया। तो ये सब जो जितना है ये सब कब तक का रहता है, बर्थ तक का। अब इसके बाद जो अंडे बनने की प्रक्रिया होती है वो सब कब होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है या एमसी स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब हम कहें तो प्यूबर्टी के टाइम पे, किसे, प्यूबर्टी के टाइम पे, समझ में आ गया। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, प्राइमरी oocyte। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो अभी वही प्रोसेस आ गया, इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis विच ऑर्डर करेक्ट, यानी कि ओवम बनने की प्रक्रिया का कौन सा क्रम सही है। तो यहां पर कौन सा क्रम सही है, उगोनिया, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवुलेशन, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, उगोनिया, ओवुलेशन, प्राइमरी oocyte, उगोनिया, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवुलेशन, उगोनिया, प्राइमरी oocyte, ओवुलेशन, सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए जवाब। यहाँ पे सही आंसर ये है, देखो मैंने अभी बताया था आपको, उगोनिया बना पहले, उगोनिया से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बना, फिर क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये पहला वाला अपना सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर, शुक्र जनन होता है। ये अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पहले मैं आपको बताता हूँ, शुक्र जनन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ पे सही आंसर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होता है, ऐसे टेस्टिस होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस कवर रहते हैं, ठीक है, कवर किससे रहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेसिकुलोसा, इनके ऊपर लेयर्स होती है। ऐसे टेस्टिस क्या होते हैं, कवर होते हैं। जब टेस्टिस कवर होते हैं तो टेस्टिस कवर होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। यहाँ पर क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और यहाँ पर होती है एपिडिडिमस, क्या होती है यहाँ पर, एपिडिडिमस होती है, ठीक है, ऐसे एपिडिडिमस होती है, ऐसे एपिडिडिमस होती है। फिर यहाँ पर वासा ऑफ डिफरेंस होता है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इनके अंदर क्या बनता है, इनके अंदर बनता है स्पर्म, इनके अंदर क्या बनता है, इनके अंदर बनता है स्पर्म बनता है। दोस्तों हम जो मिडवाइफरी है उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं अपन कौन कौन से क्वेश्चन है। बात करें अपन यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा है एलएच सर्ज अकर बिफोर ओवुलेशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का उच्चतम स्तर कब बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसका उच्चतम स्तर कब रहता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम लेवल कब होता है, जो मैक्सिमम लेवल है वो कब होता है, किसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ए 16 to 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन, 48 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन, 10 आवर बिफोर ओवुलेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पर सही आंसर क्या है इसका अपना, इसका जो सही आंसर रहेगा अपना वो रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा अपना यहाँ पर सही आंसर, सही आंसर है वो 16 to 24 आवर बिफोर ओवुलेशन। बात करें अपन मैक्सिमम किसकी, एलएच सर्ज की। देखो एलएच सर्ज क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो ओवेरी होती है, ओवेरी में क्या होता है, फोलिकल्स कितना होता है, बड़ा हो जाता है, जो फोलिकल्स मैच्योर हो जाता है, और ये कितनी साइज हो जाती है इसकी, 20 mm। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि रप्चर होने के समय जो ओवम की साइज कितनी होती है, वो 20 mm हो जाती है। और उस टाइम पे, उसके पहले जब रप्चर होने के 16 से 24 घंटे पहले किसका, एलएच का लेवल बढ़ जाता है। एलएच का मतलब जानते हो ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका लेवल बढ़ जाता है, और 16 से 24 घंटे बाद फिर इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर ओवुलेशन हो जाता है, यानी कि क्या निकल जाता है, ओवम निकल जाता है, जो ओवम निकल जाता है, ठीक है। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओवम की साइज कितनी होती है। जो ह्यूमन का जो ओवम होता है उसकी जो साइज होती है 130 माइक्रोन, कितनी होती है, 130 माइक्रोन, ये ध्यान में रख लेना, कितनी होती है, 130 माइक्रोन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, बात करें अपन, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है जायगोट है एकल केंद्रीय कोशिकाओं का समूह, द्विकोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है जायगोट, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है मोनोन्यूक्लिएटेड सेल।
देखो जाइगोट आपको मैंने पहले बताया था कि जाइगोट किसे कहते हैं अपन, कि ये मान लो फीमेल का ओवम है, ठीक है। फीमेल का ओवम फर्टिलाइज होने के बाद में, फीमेल का जो ओवम है जो फर्टिलाइज होने के बाद में जो बनता है उसे क्या कहते हैं अपन, जाइगोट। यानी कि आफ्टर क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो बनता है उसे क्या कहते हैं अपन, जाइगोट। क्या कहते हैं उसे, जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। मैं आपको एक बार वो समझा देता हूं इसका जाइगोट के बारे में। देखो यहां पर हम बात कर रहे थे जाइगोट की, तो क्या होता है कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है। आपको मैं समझा देता हूं फर्टिलाइजेशन। पहले भी मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम में आपसे। तो फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है अपना, यहां से एग्जाम में पूछने वाला। अब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ओवम होता है उसके साथ में क्या है, ओवम के साथ में स्पर्म मिल जाता है, तो ये बनता है, इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन, इसे कहते हैं अपन जाइगोट। क्या कहते हैं इसे अपन, इसे कहते हैं अपन जाइगोट, ठीक है। फिर इसके बाद में ये कितना बनेगा, 2 सेल की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, 2 सेल की स्ट्रक्चर बन जाएगी, फिर ऐसे 4 सेल की स्ट्रक्चर बन जाएगी और फिर इसके बाद में 16 सेल्स की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऐसे जो स्ट्रक्चर बनती है, 16 जो सेल की स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसे अपन, मोरूला। क्या कहते हैं उसे अपन, मोरूला। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, जो 16 सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन मोरूला, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहां से आपको। और ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है, ये सब प्रोसेस किसके अंदर होती है, फेलोपियन ट्यूब में। ध्यान रख लेना, ये जितनी प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको समझ लेना आप। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, तो यहां पर अपना सही आंसर है वो है पहला वाला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम इज सिक्रेटेड। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम कहां से निकलता है, स्पर्म सिर से, स्पर्म पूंछ से, ओवल सिर से, निषेचित डिंब से। तो कहां से निकलता है हाइल्यूरोनिडेज। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो है हेड ऑफ स्पर्म। देखो मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे ये स्पर्म होता है, ऐसे स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है, यहां पर ऐसे हेड होता है स्पर्म का भी हेड में किससे निकलता है, क्राउन से। किससे, ध्यान रख लेना, अगर ऑप्शन में आपका स्पर्म क्राउन आता है तो वहां से निकलता है। ऐसा स्पर्म की पूरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और यहां पर इसका होता है टेल। मैं आपको समझा देता हूं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो स्पर्म होता है ये तो इसका है हेड है, क्या है, तो इसका हेड है। और यहां की बात करें, ये क्राउन और हेड, ठीक है। और ये होती है माइलिन शीट, यहां पर माइट्रोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहां पर, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है। इसे हम बॉडी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं अपन इसे, बॉडी, और इसे कहेंगे अपन टेल। क्या कहेंगे इसे अपन, टेल, ठीक है। तो ये जो टेल है ये इसके मूवमेंट में हेल्प कराती है। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो स्पर्म होता है उसके मूवमेंट में कौन हेल्प कराती है, तो उसके मूवमेंट में हेल्प कौन कराती है, टेल हेल्प कराती है। और जो हेड होता है स्पर्म का, ठीक है, स्पर्म मतलब शुक्राणु का जो हेड होता है, यहां से कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है, हाइल्यूरोनिडेज। और इस एंजाइम का काम क्या होता है, इस एंजाइम का जो काम होता है वो क्या काम होता है, जो ओवम होता है उसकी जो लेयर होती है, यानी कि जोना पेलुसिडा होती है, उसे क्या करता है उसे ये डैमेज कर अंदर एंट्री करता है। किसके अंदर, ओवम के अंदर। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा अपना स्पर्म की हेड, ठीक है। और मैं आपको एक और इसका बारे में मैं बता देता हूं आपको यहां पर कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कैसे होता है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, ये ओवम है, ठीक है, ये ओवम है। और यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है। जो यहां पर न्यूक्लियस है और इसके आउटर में जो लेयर्स होती है, ऐसे जो लेयर्स होती है आउटर में, इससे ये होती है जोना पेलुसिडा। वेलेटाइन मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पर जोना पेलुसिडा होती है। स्पर्म क्या होता है, जब इसके अंदर एंट्री करता है, स्पर्म क्या है, इसके अंदर एंट्री करता है, ठीक है। तो एंट्री करता है तो यहाँ से इसकी जो पूंछ होती है उसको छोड़ देता है और सिर्फ ओनली स्पर्म ही का हेड
ही एंटर करता है। इसके बाद में इसका हो जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाता है इसका? हो जाता है फर्टिलाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें भाई, अभी मैंने आपको बताया था यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, द पार्ट ऑफ स्पर्म विच हेल्प इन मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। मैंने अभी आपको बताया था शुक्राणु का कौन सा हिस्सा शुक्राणु की गति के लिए आवश्यक है। तो कौन सा हिस्सा आवश्यक है इसके लिए? यहाँ पे सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर है वो है टेल। अभी मैंने आपको बताया था जो शुक्राणु होता है उसकी क्या है, जो टेल होती है वो क्या काम करती है, वो उसका मूवमेंट कराने का काम करती है। और बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और इनका क्या काम होता है? इनका जो काम होता है वो है एनर्जी प्रोवाइड कराना। क्या कराना? एनर्जी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन फ्लोइंग विच स्ट्रक्चर पासेज फ्रॉम टेस्टिस टू इंगुइनल कैनाल। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना वृषण के वंश नलिका तक जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कौन सा सही है? एपिडिडिमस, वासा डिफरेंट, सेमिनिकल पुटिका, ठीक है, स्क्लेगन वाहिनी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा अपना वो रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा? वासा ऑफ डिफरेंस। देखो मैंने आपको एक दिन टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ऐसा टेस्टिस होते हैं, ठीक है, टेस्टिस ऐसे होते हैं और यहाँ पर होता है क्या होता है इसके अंदर, यहाँ ये स्क्रोटम है और यहाँ पर होता है टेस्टिस और इसके ऊपर लगी रहती है, इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन? एपिडिडिमस कहते हैं। फिर यहाँ से कौन जाती है? वासा ऑफ डिफरेंस जाती है। ध्यान में रख लेना। ऐसे क्या होती है? लेयर्स होती है। कई बार आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बाहर वाली लेयर होती है इस लेयर को कहते हैं अपन, जो बाहर वाली लेयर होती है इसे कहते हैं अपन ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, ध्यान रख लेना, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। और ये जो बीच की जो लेयर्स होती है इसे कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। और इसके अंदर जो लेयर्स होती है, यहाँ पर जो टेस्टिस के यहाँ पर जो लेयर होती है उसे कहते हैं अपन ट्यूनिका वेसिकुलोसा। क्या कहते हैं अपन? वेसिकुलोसा। ये ध्यान में रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेसिकुलोसा कहाँ पर पाई जाती है। तो ट्यूनिका वेसिकुलोसा कहाँ पे पाई जाती है? देखो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आउटर साइड होती है किसके? स्क्रोटम में। ठीक है, और इसके बाद में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, फिर इसके बाद में ट्यूनिका वेसिकुलोसा। तो ये जो वासा ऑफ डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या होती है? इंगुइनल कैनाल होती है। तो कौन निकलती है यहाँ पर? इंगुइनल कैनाल से कौन जाती है? वासा ऑफ डिफरेंस जाती है। ध्यान में रख लेना कि जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर क्यों होते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी से कम तापमान पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो अपना रहेगा वासा ऑफ डिफरेंस। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इनका जो लेयर का मैनेजमेंट के बारे में, कि कैसे लेयर्स होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मेल गोनेड्स आर, पुरुष गोनेड्स हैं वेजाइना, यूट्रस, ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब्स। तो यहां पर क्या है? देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर मेल गोनेड्स हैं वो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, जो मेल गोनेड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये गलत हो गया है। अगर बात करें मेल गोनेड्स की तो मैं समझा देता हूँ। मेल गोनेड्स होते हैं वो कौन होते हैं? टेस्टिस। ध्यान में रख लेना, टेस्टिस को हम क्या कहते हैं? मेल गोनेड्स कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मेल गैमेट्स कौन से हैं, मेल गैमेट्स, अगर गैमेट्स के बारे में पूछा जाता है मेल गैमेट्स कौन से हैं, तो वो उसका नाम क्या है? मेल गैमेट्स का नाम स्पर्मेटोजोआ। ध्यान में रख लेना, स्पर्मेटोजोआ। देखो ये क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पे जो था मेल गोनेट्स की अगर बात करें तो मेल गोनेट्स में क्या आते हैं? टेस्टिस आते हैं। अगर मेल गैमेट्स के बारे में पूछा जाए तो क्या आएगा अपना? स्पर्मेटोजोआ आएगा। अगर बात करें अपन यहाँ पर मेल गैमेट्स की बात किया, ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है फीमेल गैमेट्स, तो फीमेल गोनेट्स के बारे में होता है। तो फीमेल गोनेट्स कौन होता है? अंडाशय।
समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में क्या क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन में देखो, अगर इसकी जगह मेल की जगह क्या होता है? फीमेल होता है। यहाँ पे मेल की जगह क्या होता है? फीमेल होता है, तो उसकी जगह क्या होता है? ओवेरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम टेक प्लेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ। कार्पस ल्यूटियम का गठन किसके प्रभाव से होता है? एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है, क्या है यहाँ पर सही आंसर? यहाँ पे सही आंसर है वो है एलएच। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ओवेरी होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ओवेरी होती है, ओवेरी से ओवम रिलीज होता है। ओवम रिलीज किसके प्रभाव से होता है? एलएच हार्मोन की वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है तो ओवम निकल के बाहर आ जाता है, यानी कि ओवम का क्या होता है? यहाँ से बाहर आ जाता है, और ओवम बाहर आने के बाद में इसका ये सिर्फ क्या बन जाता है? यहाँ पर खोल बच जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन? इसे कहते हैं अपन कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं इसे अपन? कार्पस ल्यूटियम। ठीक है तो किसके प्रभाव से बनता है कार्पस ल्यूटियम? एलएच हार्मोन के प्रभाव से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखो मैंने अभी आपको बताया था, यहां पे क्वेश्चन में पूछा था फीमेल गेमेट्स आर आल्सो नोन एज। देखो यहां पर गेमेट्स पूछा है, गोनेड्स नहीं पूछा है। ठीक है, अगर इस जगह आपको यहां पर इस जगह अगर हमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? गोनेड पूछा जाता है, गोनेड। ठीक है, गोनेड पूछा जाता है, तो गोनेड में क्या आती है? ओवेरी आती है। क्या आती है? ओवेरी। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा है गेमेट्स, तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पर सही आंसर रहेगा वो ओवा। ठीक है, ओवा। ओवा, ओवा का मतलब ओवम। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट्स है, उनके बारे में आपको बता देता हूं कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बात कर लेते हैं अपन तो इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको। देखो सबसे पहली बात तो कि जो यहाँ पर लाइफ स्पान पूछा जाता है, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान, जो लाइफ स्पान होता है किसका? ओवम का, ओवम और स्पर्म का। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है ओवम और स्पर्म का लाइफ स्पान। ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है? 12 to 24 आवर्स। ठीक है, 12 से 24 घंटे। इसके बाद में अगर बात करें अपन स्पर्म की, तो स्पर्म का लाइफ स्पान कितना होता है? 48 to 72 आवर्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहां पे कई बार ये पूछा जाता है कि जो ओवुलेशन है, ओवुलेशन कब रिलीज होता है? तो ओवुलेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज पर रिलीज होता है। ठीक है, ओवुलेशन कब होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज पर रिलीज होता है। और मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूं कि जो और पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स क्या है? और पॉइंट्स ये, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नॉर्मल डेज कितने का होता है? तो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है। इसके अलावा बात करें अपन किसकी, इसके अलावा हम बात करें फर्टिलाइजेशन के बारे में। जो फर्टिलाइजेशन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद में, जाइगोट बनने के बाद में क्या बनता है? 2 सेल स्टेज बनता है। कितना बनता है? 2 सेल स्टेज बनता है। ठीक है, इसके बाद में 2 सेल स्टेज के बाद में ये कितना बनता है? 4 सेल स्टेज बनता है, और 4 सेल के बाद में 16 सेल स्टेज बनता है। कितना बनता है? ये 16 सेल स्टेज बनता है। इसमें जो सेल्स होती है कितनी होती है? 16 सेल स्टेज होती है। इसे कहते हैं अपन जाइगोट। ठीक है, और इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन? इसे कहते हैं अपन मोरूला। ठीक है, मोरूला। ठीक है, बाद में ये क्या होता है? 5th डे पर जो मेंस्ट्रुएशन मतलब 5वें दिन पर ये क्या होता है? यूट्रस के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है? ये यूट्रस के अंदर। ये सारी प्रोसेस होती है, कहां पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होती है? फैलोपियन ट्यूब में। मैं आपको इमेज में दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो ये होती है फैलोपियन ट्यूब में। दिखा देता हूं मैं आपको इमेज में। यहाँ पर जो इमेज है उसमें मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो इमेज है इसका आपको मैं भी बता देता हूँ इसके इमेज में। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं इमेज के बारे में, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे जो इमेज देख लेते हैं, कौन सा इमेज है इसका। चलो ये देखो, यहाँ पे मैं आपको, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है,
ये देखो आपको यहाँ पे देखो ऐसे बनता है, ये पूरा ये ऐसे बनता है। देखो यहाँ पे ओवम था, ओवम फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में 2 सेल स्टेज बना, फिर जाइगोट बना, फिर ठीक है 4 सेल 8 सेल, ऐसे इसके बाद में क्या बन गया, ये मोरूला बन गया। और फिर इसके बाद में ये कौन से 5th डे पर, ठीक है 5th डे पर कहाँ पे आ जाता है, ये यूट्रस के अंदर आ जाता है। फिर यहाँ से इसका स्टार्ट होता है क्या, इसका जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद में बेबी बनता है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर आपको मैं बताता हूँ, जो कि हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये जो बात कर रहे हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो ये आप देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये ऐसा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये टेस्टिस है, ये एपिडिडमिस है, और ये जो है वासा ऑफ डिफरेंस है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब कल एक कमेंट्स आया था कि सर एपिड्यूरल के बारे में मेरे को बता दीजिए, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया के बारे में। तो मैं आपको उसके बारे में मैं समझा देता हूँ। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से लोकल होता है। क्या होता है, ये लोकल होता है। और इसको कहाँ पे लगाया जाता है, एपिड्यूरल, किस पे लगाया जाता है, एपिड्यूरल स्पेस में। ठीक है, एपिड्यूरल स्पेस में, ठीक है, एपिड्यूरल स्पेस में लगाया जाता है। और ये लोकलाइज, जैसे कि हम बात करें अपन, जैसे कि हम क्या है सीजेरियन डिलीवरी करते हैं, जो सीजेरियन डिलीवरी करते हैं उसमें भी देते हैं किसको, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। और इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एपिड्यूरल एनेस्थेसिया का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, तो इसका है हाइपोटेंशन। ध्यान में रख लेना, हाइपोटेंशन इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। ठीक है, हाइपोटेंशन इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। तो समझ में आ गया।